आज हम आपके सामने क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि एक यात्रा वृतांत है। चैप्टर का नाम है लहासा की ओर और यह राहुल सहकृतियान द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर, क्योंकि उस समय लेखक के साथ सुमति नहीं था। सुमति की स्थानीय लोगों में अच्छी पैठ थी, यानी अच्छी वो बैठ उठती या अच्छे लोग उनसे परिचित थे। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था कि वह विशिष्ट समय में लोगों की मनोवृत्ति, उस समय क्या था कि मनोवृत्ति होती है सोच, उनकी सोच पर भी डिपेंड था। वहाँ के सभी लोग शाम के समय छठ होती है शराब, छठ पीकर अपना होश हवास खो बैठते थे। इस स्थिति में किसी की भी पहचान मुश्किल है। लेखक उस स्थान पर शाम को ही पहुंचा था। उस समय कोई भी अपने होश हवास में नहीं था, अतः लेखक को भद्रवेश में होने पर भी उचित स्थान नहीं मिला। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियारों का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? हथियारों का कानून ना होना मतलब उस समय कोई भी हथियार रख सकता था, और अभी तो कानून है कि अगर आप हथियार रखोगे तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उत्तर, उस समय तिब्बत में हथियार कानून नहीं था, अतः सभी लोग पिस्तौल, बंदूक, लाठियों की तरह रखते थे। लाठियों की तरह रखते थे, जैसे कोई भी लाठी उठा ले उस तरह से उनके पास तो बंदूक और पिस्तौल मिलते थे। अतः यात्रियों को खून का डर हमेशा बना रहता था। उन्हें डर लगता था कि कोई हमें मार ना दे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ डाकुओं का साम्राज्य है। उन्हें किसी से कोई डर नहीं होता था। सरकार की ओर से ऐसे स्थानों पर पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसे में वे यात्रियों की पहले हत्या करते और तत्पश्चात उनका सामान लूट लेते थे। इसीलिए यही कारण था कि तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हर समय भय बना रहता था। प्रश्न नंबर 3, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर, लेखक के लडकोर के मार्ग में अपने अन्य साथियों से पिछड़ने के कई कारण थे। लेखक के घोड़े का सुस्त होकर धीरे धीरे चलना, मार्ग भटककर किसी दूसरे स्थान पर 1.5-2 मील तक चले जाना तथा फिर वापस आने के कारण लेखक पिछड़ गया। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, शेखर विहार में सुमति गंडा बांटना चाहता था। गंडा होता है जो पूजा पाठ से संबंधित कुछ बांधने के लिए होता है, उसे हम गंडा बोलते हैं, जिनमें अधिक समय लगने की संभावना थी और लेखक को लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी थी। अतः उन्होंने उसे अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक को शेखर विहार में के स्थान के अन्य अत्यंत रमणीय मंदिर में पुस्तकों का खजाना मिल गया, जिसे पढ़ने एवं समझने के लिए लेखक को स्वयं समय की जरूरत थी। वे किताबों में इतने रम गए यानी खो गए कि उन्हें अब किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः उन्होंने सुमति को रोकने का प्रयास भी नहीं किया। अब है प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, लेखक को अपनी तिब्बती यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को पूरी यात्रा के दौरान डाकुओं के भय के साए में रहना पड़ा। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते तथा तेज धूप में काफ़ी पैदल चलना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए भीख भी मांगनी पड़ी। साथियों से बिछड़कर अनजान मार्ग पर
अकेले यात्रा करनी पड़ी। भद्र रूप छिपाकर भिखारियों के रूप में रहना लेखक के लिए सबसे कष्टदायी था। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर, पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन तिब्बती समाज अत्यंत खुला था। संकीर्णता का नामो निशान नहीं था। संकीर्णता में छोटी सोच। लोग जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव से परे थे। महिलाओं में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। वे सभी से घुल मिल कर बातचीत करती थीं। अनजान व्यक्तियों को भी चाय पानी बनाकर देने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी। छठ अर्थात मदिरा पान उनकी दिनचर्या में शामिल था। लोग अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे गंडे के नाम पर साधारण गांठ लगे कपड़े को भी अत्यंत श्रद्धा के साथ स्वीकारते थे और समाज में बुद्ध तथा उनके वचनों के समग्र कंजूर के को विशेष स्थान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। ये उस समय की बात है जब मंदिर में उसे पुस्तक मिली थी और वह पुस्तक पढ़ रहे थे। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गए, या लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, या लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, या पुस्तकों में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था। तो इसका आंसर यही होगा आपका कि वे पुस्तकों में रम गए थे, यानी वो पुस्तकों में खो गए थे। अब है रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न नंबर 8 है। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिलते हैं। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। उत्तर, सुमति इस क्षेत्र के लोगों से अच्छी तरह से परिचित है। वहाँ के लोग भी सुमति का आदर करते हैं। सुमति अपने यजमानों के लिए बोध गया के वस्त्रों के गंडे लेकर आते हैं। वे व्यवहार कुशल, मृदुभाषी, अच्छे सहयात्री, क्षणे रुष्ठान, क्षणे तुष्टा स्वभाव के व्यक्ति हैं। क्षण में रुष्ठा मतलब क्षण में रूठ जाना, और क्षणे तुष्टा और क्षण में यानी कुछ ही पल में मन जाना, इस टाइप के उनका व्यवहार है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेखक लटकोर के मार्ग भूल जाता है तो देर से पहुंचने पर सुमति लेखक पर क्रोधित हो जाते हैं, परंतु समझाने पर भी शांत हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार अपने आचार और व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। इस आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। हमारी समझ से यह उचित नहीं है कि किसी की वेशभूषा के आधार पर ही उस व्यक्ति के संबंध में कोई धारणा बना ली जाए। धीरे धीरे या सीधे सीधे और स्वच्छ वेशभूषा वाले व्यक्ति भी अच्छा और एवं संस्कारी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि बहुत अधिक कीमती तथा आडंबरपूर्ण वेशभूषा धारण करके यही व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है। महात्मा गांधी सामान्य सी वेशभूषा धारण करते हुए भी देश को अहिंसात्मक आंदोलन द्वारा स्वतंत्र करा गए। लाल बहादुर शास्त्री जैसे छोटा सा व्यक्ति अपनी सादगी तथा सामान्य सी वेशभूषा से भारत का प्रधानमंत्री बन गए। इसीलिए किसी भी वेशभूषा के आधार पर हमें आचार व्यवहार के तरीके तय नहीं करने चाहिए। प्रश्न नंबर 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक होता है उस समय की जो हमारी कंडीशन है कि वो कैसा है, गर्म है, ठंडा है, कैसा प्रदेश है। भौगोलिक दशा का शब्द चित्रण प्रस्तुत करें। वहाँ की दशा आपके राज्य और शहर से किस प्रकार भिन्न है। अब हमें बताना है कि वहाँ का नेचर, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का रहन सहन वो कैसा था। उत्तर, तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग अत्यंत दुर्गम था। दुर्गम यानी
कठिन, बहुत कठिन। वहाँ के डांडे सबसे अधिक खतरे के स्थान हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित डांडा थोडला पार करना हो बहुत ही कठिन है। इसके दोनों ओर दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता है। यहाँ एक ओर हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी हजारों चोटियाँ तो दूसरी ओर बर्फ और हरियाली से रहित नंगे पर्वत। कहीं कहीं कम बर्फ की ढकी पर्वत की चोटियाँ भी हैं। तो यात्रा पैदल अथवा घोड़ों पर ही की जाती है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ की भौगोलिक दशा तिब्बत से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ अनेक बहुमंजिल भवन तथा साफ सुथरी बड़ी बड़ी सड़कें, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मेट्रो रेल कह सकते हैं आप, हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि है। यात्रा के लिए कारें, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तांगे, रिक्शा आदि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। यहाँ सर्दियों में ठंड और गर्मियों में गर्मी रहती है। यमुना यहाँ की मुख्य नदी है। देश की राजधानी होने के कारण यहाँ सदा कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से लगती है। तो आप अपना चाहें तो हाँ, जैसे दिल्ली का यहाँ वर्णन है तो आप मुंबई में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, तो वहाँ का वर्णन आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य ही की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। यह आप अपने यात्रा वृत्तांत के अनुसार ही लिखेंगे। आप कहीं भी घूमे हों, हिमाचल, चेन्नई या फिर कोई पहाड़ी एरिया या रेगिस्तान यानी राजस्थान वगैरह में घूमे तो आप उसके अनुसार इसमें अपने आप उसमें लिख दें। प्रश्न नंबर 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं प्रस्तुत? विधा उनसे किन मायने में भिन्न अलग हैं, मतलब किस मीनिंग में वो अलग है। तो हमारी कुछ विधाएं जो हम पढ़ते रहते हैं वो किस तरह से विधाएं हैं, इस पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित पाठ और तथा विधाएं इस प्रकार से हैं। पहले, 2 बैलों की कथा, ये कहानी के रूप में लिखी गई है। लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि 2 दोस्तों के घूमने का तरीका बताया गया था, ठीक है। और कहाँ घूमे थे? तिब्बत में। तो इसी का ही वर्णन उसमें पूरा यात्रा वृत्तांत में किया गया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है जो कि हमारे आपका एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, एड्स देते हैं, तो उसी से संबंधित वो उपभोक्तावाद की संस्कृति उसी में बताया गया है कि लोग प्रचार करने के लिए क्या क्या वर्णन करते हैं। तो इसलिए, और एक बार तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ये टॉपिक दे भी दिया गया है। सांवले सपनों की यादें रेखा चित्र है। देवी मैना को भस्म कर दिया कहानी है। प्रेमचंद्र के फटे जूते व्यंग है एक। और मेरे बचपन के दिन संस्मरण यानी सोच है, जो हम सोच के लिखते हैं। रेखा चित्र होता है कि एक रेखा के रूप में, मतलब ऐसा चित्रण करना कि हमारे आंखों के सामने ही वो पिक्चर बनती चली आए। संस्मरण होता है सोच कर लिखना, तो वो बचपन के दिन लेखिका ने सोच के लिखे हैं। एक तोता और एक मैना, ये भी एक संस्मरण है। भाषा अध्ययन, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे, सुबह होने से पहले हम गांव में थे। पाँव फटने वाली थी कि हम गांव में थे। तो ये देखो, पाँव फटने वाली थी कि हम गांव में थे, उसका मीनिंग भी वैसा ही है। तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। मतलब सवेरे होने से पहले हम, तारों की छाया नहीं या अंधेरा था। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं? पता नहीं लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। दूसरे तरह से कैसे लिखेंगे कि घोड़े के आगे या पीछे जाने का पता ही नहीं लग रहा था। तीसरा हम लिख सकते हैं, घोड़े के अपने स्थान से आगे जाना या पीछे हटने का पता नहीं लगता था। प्रश्न नंबर 14, ऐसे शब्द जो किसी आंचलिक यानी प्रदेश विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द छांटकर या ढूंढकर लिखिए। जैसे चौड़ी, खोटी, छड़, डांडा, कुची होता ना, 1 रुपया वो बोल लेते, कंडे, थुकपा, भरिया और कंजूर। पाठ के कागज, अक्षर,
मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो, जैसे भद्र यात्री, गरीब झोपड़े, परित्यक्य किससे होगा? चीनी, जो केले, चीनी या किले, चीनी किले जो होते हैं उसे परित्यक्य बोलते हैं, चीन के लोग जो बनाते हैं। विकट, डांडा या थोड़ला, अच्छी जगह, टोटीदार यानी बर्तन। तो ये भाषा की बात थी हमारी, लेकिन पाठ की सक्रियता जो है उसमें कुछ एक आपका पूरा पद्यांश दे रखा है पूरा। तो आपको क्या करना है, देखो मैं कुछ बता देती हूँ इसमें। यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी। तो इसमें दे रखा है, आधुनिक युग में यात्रा के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे कार, बस, जीप, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि। इसलिए आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो यह यात्रा बहुत सुखद होगी तथा यात्री को तिब्बत की प्रकृति सौंदर्य का संपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। क्या आपके किसी परिचित को घुड़सवारी या यायावरी का शौक है? उनके इस शौक का उनकी पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लिखें। तो अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको देखो ये अपठित पूरा गद्यांश है, आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद इसका आंसर भी दिया गया है, जो इसी पद्यांश में से दिए गए हैं वो आंसर इसमें दे रखे हैं। आप इसको अपने आप पढ़कर उसका आंसर लिखकर फिर इससे मिलान करें, तो ये आपको जो अपठित पद्यांश आपके इसमें आता है एग्ज़ाम में, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जो इससे रिलेटेड 9 से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आपकी मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उसमें देखकर उनके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। हर तरह का सॉल्यूशन आपको उसमें मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।